नमस्कार। आज आशीष की इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि वास्तु के सभी सिद्धांतों को यदि हम अप्लाई करने जाए तो शायद उस तरह का घर बन ही ना पाए। वेल, वास्तु आइदर आप ओन कर रहे हो या फिर आप रेंट कर रहे हो, इन दोनों अवस्था में वास्तुकार ने ये कहा है कि आपको एक ही सिद्धांत के ऊपर काम करना है और वो है गुणाधिक्यम अल्प दोषम, अर्थात गुण अधिक होने चाहिए और दोष कम होने चाहिए। वैसा वास्तु श्रेष्ठ वास्तु माना गया है। इसी सिद्धांत के ऊपर बात करते हुए एक प्रश्न जो सबसे पहले मुझे पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कोमल तरानी जी ने, और उन्होंने ये पूछा है कि इफ़ समवन ड्यू टू वर्क रीजन्स लिव्स इन ए रेंटेड हाउस एंड हैज़ टू चेंज इट every 2 years into yet another rented house where there is no scope of correcting the vastu, have to live with what it is there in whatever direction, what to do in such cases? Well, first and foremost, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि आपको ये देखना है कि सभी चीज़ों को, क्योंकि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो आप सभी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो। या फिर जहाँ पर आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा है, वो लिविंग रूम हो या बेडरूम हो या डाइनिंग हो, जहाँ पर आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा है वहाँ की डायरेक्शंस को आपको संभाल लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहे खुद के घर में रह रहे हो या रेंटेड हाउस में रह रहे हो, वास्तु का फर्नीचर लेआउट चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन सोने की दिशा आप अपने हिसाब से तय कर ही सकते हो। सो आइदर आपका सिर साउथ डायरेक्शन में रहे या आपका सिर सोते समय ईस्ट डायरेक्शन में रहे, उस तरह की अरेंजमेंट आपको करनी चाहिए, भले ही आपका बेड किसी भी तरह से क्यों ना लगा हुआ हो। सेकंड, आपको ईस्ट और वेस्ट बैठ के खाने की व्यवस्था को अरेंज करना चाहिए। वाइल यू आर ईटिंग, आइदर यू फेस ईस्ट और वेस्ट, उस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने सिद्धांतों को आप अप्लाई कर सकते हो वो आप अप्लाई करो। दूसरा, आप सॉफ्ट फर्निशिंग की चीज़ें, दैट मीन्स कुशन कवर हो गया या फिर आपके कर्टेन्स हो गए या फिर आपकी बेडशीट्स हो गई, उन सब चीज़ों को अंदर आप कलर्स का उपयोग कीजिए। या फिर कोई आर्ट इफ़ेक्ट्स हो गई या कोई चित्र हो गया, तो उन सब चीज़ों का उपयोग करके आप वास्तु के सिद्धांतों का लाभ ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके वहाँ पर वाटर एलिमेंट किसी भी तरह से अरेंज नहीं हो रहा है, तो आप आपके घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में वाटर रिलेटेड कोई पिक्चर भी रख सकते हो। अब पिक्चर कहाँ पर रखना वो तो आपकी चॉइस ही है। तो रेंटेड हाउस में भी आप सॉफ्ट फर्निशन की जो चीज़ें हैं या फिर जो आर्ट इफ़ेक्ट्स है या फिर जो कलर्स वगैरह है, उनका उपयोग करके आप वास्तु का लाभ सुनिश्चित तरह से ले सकते हो। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पूछा है राधा कृष्ण जी ने, और उनका प्रश्न ये है कि ऑनलाइन हॉरोस्कोप में D1, D9, D30 एक्सेट्रा ऑप्शंस रहते हैं, हमें कौन सा देखना चाहिए? वेल, ये D1, D9 वगैरह जो है वो वर्ग कुंडलियों के नाम है। जैसे कि D1 जो है वह है आपके जन्म लग्न की कुंडली, D9 जो है वह है नवांश कुंडली। ऐसे ही सभी कुंडलियों के नाम दिए गए हैं। अब शास्त्रकारों ने ये कहा है कि जन्म लग्न ही मुख्य है, उसके अलावा 2 अन्य चीज़ों का अभ्यास करने का आचार्यों ने कहा, चंद्र लग्न और नवांश। सो D1 चंद्र लग्न और D9, यदि आप तीनों कुंडलियों का अभ्यास करके किसी भी प्रिडिक्शन को फॉलो करोगे तो आपके नियर टू ट्रूथ जाने की संभावना ज़्यादा है। जब कुछ चीज़ें जन्म लग्न से क्लियर न हो पाए या उसका अभ्यास करना
D1 से पॉसिबल न हो तब डिटेल में जाने के लिए वर्ग कुंडलियाँ दी गई है। सो D30 हो गया, D16 हो गया, D7 हो गया, वो सब डिटेल ओरिएंटेड रिसर्च ओरिएंटेड कुंडलियाँ है। इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ हमें आइदर D1 देखना है, D9 देखना है या चंद्र लग्न देखना है। ये तीनों देखने से आपको जो भी प्रिडिक्शन आपके जीवन में करवाना है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इन माय डे टू डे प्रैक्टिस ऑल्सो मैं जब भी किसी कुंडली का अभ्यास करता हूँ तो सर्वप्रथम D1 या जन्म लग्न का ही अभ्यास करता हूँ, उसके बाद चंद्र लग्न और उसके बाद D9 अर्थात नवमांश कुंडली का अभ्यास करता हूँ। यदि आप इन तीनों का अभ्यास करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लास्ट एक जो क्वेश्चन है वो पूछा है VKJ89 ने, और उन्होंने पूछा है हाउ डू यू इंटरप्रेट ए हाउस इन ए होरोस्कोप हैविंग 4 और मोर प्लैनेट्स इन इट। वेल, एक हाउस जो है वो एक राशि का एक पूरा घर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का जन्म लग्न है वो है मेष लग्न, वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सो मेष राशि का जन्म लग्न है और वहाँ पर 4 ग्रह है। अब ऐसा समझ के चलो कि एक राशि के 3 या 9 चरण होते हैं, क्योंकि नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। सो ऐसा समझ के चलो कि एक राशि जो है वह एक घर है और उस घर के अंदर 9 कमरे हैं। सो 9 कमरों के अंदर ये 4 ग्रह कहाँ पर प्लेस्ड है वो सर्वप्रथम आपको देखने हैं। यदि वो अलग अलग कमरों में है तो भले ही राशि एक है, भले ही हाउस एक है, लेकिन उनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि चारों का कंजंक्शन बहुत टाइट है, चारों एक ही नक्षत्र चरण में है, तो उसको फिर ग्रह युद्ध कहा जाता है। और फिर उस ग्रह युद्ध के अंदर किसकी जीत होगी उसके बारे में पराशर मुनि ने बहुत बड़े डिटेल में बात की है। अब किसी भी क्लासिक टेक्स्ट को ले लोगे, वो सारावली हो या बृहद पराशर होरा शास्त्र हो, जातक पारिजात हो, उन सभी ग्रंथों में ग्रह युद्ध के बारे में डिटेल में बात की गई है। सो आपको फिर वो देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक हाउस में 4 ग्रहों की युति हो तो वो शुभ है या अशुभ है, ऐसा कंक्लूज़न हमें नहीं बांधना चाहिए। जब भी 4 या उससे ज़्यादा ग्रह एक भाव में बैठ जाए तब हमें ये देखना चाहिए कि उस राशि की कौन से नक्षत्र चरण में वो ग्रह बैठे हुए हैं और उसके आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। यदि हम जनरल रूल के हिसाब से देखने जाएंगे तो शायद हमारा प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है। सो हमारी सलाह है कि जब भी 3 या उससे ज़्यादा ग्रह किसी एक भाव में बैठ जाए तब उसका स्टडी करने के लिए आपको किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। वो प्रिडिक्शन आपको खुद से नहीं देखना चाहिए। मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर जितने हो सके उतने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मैं इस सीरीज़ में कर रहा हूँ। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप लिख के भेज देना। मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख के आप आपके प्रश्न भेज देना। वह प्रश्नों का उत्तर जितना जल्दी हो पाएगा वह देने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।